नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। सपा कोर कमेटी की टीम से बना रही है नया प्लान। सपा हर लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी मॉडल को अपनाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सपा का एक नया प्रयोग। हर लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कमेटी बनाई जाएगी, कोर कमेटी, जहां कोर कमेटी सीधे प्रत्याशी और प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। कोर कमेटी से जुड़े युवा बूथवार खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर बैठक भी कर चुके हैं। तो बड़ी तैयारी है और एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है समाजवादी पार्टी कोर कमेटी के जरिए, जिसके जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है और वो युवा सीधा सीधा जाकर जनता से जुड़ेंगे और रिपोर्ट जो है प्रत्याशियों को सौंपेंगे। तो सपा कोर कमेटी की टीम से एक नया प्लान बना रही है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक भी कर चुके हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, क्या अपडेट, किस तरीके से, देखिए समाजवादी पार्टी भी अब नए प्रयोग के साथ आगे बढ़ रही है, कैसे ये कोर कमेटी काम करेगी, क्या उद्देश्य, क्या निर्देश दिए गए हैं पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में अखिलेश यादव ने बैठक की है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, चाहे वो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली हो कोलकाता में, या फिर नगर निकाय का चुनाव हो, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 हो। उसको लेकर तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने चर्चा की है। और बैठक में एक मुद्दा ये भी था कि 2024 में मैनपुरी मॉडल का प्रयोग करेगी अब समाजवादी पार्टी। हर लोकसभा क्षेत्र में अब मैनपुरी मॉडल को अपनाया जाएगा, उसकी तर्ज पर ही काम किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने हर एक लोकसभा क्षेत्र में 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाई जाएगी और वो कोर कमेटी जो होगी वो डायरेक्ट प्रत्याशी को और फिर सीधा प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ये तमाम जो पूरा प्लान सेट किया है वो 2024 के इलेक्शन को देखते हुए किया है। आपको बता दें, कोर कमेटी से जुड़े जो युवा बूथवार होंगे वो खुफिया रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। तो पूरे स्तर, हर जगह वो 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाएंगी और वो तमाम कोर कमेटी जो होगी वो डायरेक्ट प्रत्याशी को या फिर प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सपा ने एक नया प्लान बनाया है, एक नया प्लान सेट किया है। और पहले कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी की तर्ज पर काम कर रही है, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें से एक नया प्रयोग मैनपुरी मॉडल होने वाला है। और काफ़ी हद तक ये सफलतापूर्वक साबित हुआ था। जब इलेक्शन आया था, बाई इलेक्शन मैनपुरी में कराया गया था, तो उनका ये मैनपुरी मॉडल काफ़ी अच्छा काम कर गया था। तो उनको लग रहा है कि एक नया प्रयोग इसमें किया जाएगा, जो 10-10 कोर कमेटी, युवाओं की जो कोर कमेटी बनाई जाएगी उसको देखते हुए, क्योंकि इसी की तर्ज पर उन्होंने मैनपुरी में चुनाव जीता था, खतौली में चुनाव जीता था, और एक नया प्रयोग ये ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरह हर एक लोकसभा सीट पर जाकर जो चौपाल लगाने का उन्होंने बोला है कि चौपाल लगाएंगे, जनसभाएं करेंगे। तो ये भी सेम टू सेम 80 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और सेम 80 का लक्ष्य बनाए हुए समाजवादी पार्टी चल रही है कि वो हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। कुछ जगह पर अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे, कहीं समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो पहुंचेंगे, वो जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो सब अपना अपना एरिया कवर करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी टीमें बनाएगी, वो छोटी छोटी टीमें हर एक लोकसभा क्षेत्र को जो खुफिया रिपोर्ट होगी, बूथवार रिपोर्ट होगी, वो कलेक्ट करके लेके आएगी। तो ये सारी रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों पर काम करेंगे। और मेन जो फोकस है वो 2024 का है। किसी भी हाल में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी नुकसान हो वो देखना नहीं चाहते हैं। तो तमाम ऐसे प्रयोग हैं जो 2024 को लेकर बनाए जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिसमें तमाम पूर्वांचल की खास करके जो एरिया है उस पर इस बार अखिलेश यादव का विशेष फोकस देखने को मिल रहा है कि पूर्वांचल का कोई भी क्षेत्र अखिलेश यादव छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूर्वांचल वाला पहले से ज्यादा समाजवादी पार्टी आश्वस्त है, कहीं ना कहीं मैनपुरी उपचुनाव के जो नतीजे हैं, शिवपाल यादव का जो साथ है उसको लेकर आश्वस्त है और इसी के तहत नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका क्या असर होता है ये देखना होगा। स्कंदिता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, यूपी कांग्रेस आज करेगी उग्र प्रदर्शन। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव किया जाएगा। व्यापक रणनीति में उग्र विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसी निकलेंगे और प्रदर्शन करेंगे। राजभवन चलो नारे के साथ राजभवन का घेराव किया जा रहा है।
सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसी निकलेंगे। व्यापक रणनीति में उग्र विरोध प्रदर्शन का ऐलान इसी के साथ सामने आया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है आक्रामक है और उग्र प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्कंदता, क्या जानकारी? देखिए, आज उग्र प्रदर्शन की तैयारी है, जहां राजभवन का घेराव करना है। कांग्रेस पार्टी के क्या बड़े मुद्दे इस दौरान गूंजेंगे? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निर्देश आया है कि प्रदेश में बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाए, राजभवन का घेराव किया जाए। और इसी की तर्ज पर आज कांग्रेसी कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे। 11 बजे पूरी टीम इकट्ठी होगी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग मौजूद रहेंगे, खास करके उनके वो प्रांतीय अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे वो। और उनका लक्ष्य है कि राजभवन का घेराव करना और इसी नारे के साथ कि राजभवन चलो के नारे के साथ वो राजभवन की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो राजभवन तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कांग्रेस जब भी प्रदर्शन करने निकलती है तो पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, पहले ही पुलिस प्रशासन वहीं रोक देता है। और आज जब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उग्र विरोध करेंगे और हर हाल में राजभवन का घेराव करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि कितना घेराव वो कर पाते हैं, क्या वो राजभवन तक पहुंच भी पाते हैं या नहीं। क्योंकि हर बार ही ऐसा होता है कि कांग्रेसी निकलते हैं कार्यालय से और शायद वो 100 से 200 कदम की दूरी तय नहीं कर पाते हैं कि पुलिस प्रशासन उनको वहीं पे रोक देता है। और जो तमाम मुद्दे हैं, वो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से ये मुद्दे उठाती रही है। और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेसी अपने जोर शोर से निकलेंगे कांग्रेस कार्यालय से। लगातार जो अभी प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो सब मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले भी एक प्रदर्शन होली से कुछ रोज पहले कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया था, जहां सरकार ने सिलेंडर देने की बात की थी होली पे माताओं बहनों को, और फिर नहीं दिया था। तो उसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेसी अपने कार्यालय से निकले थे, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहीं पर महंगाई को जलाया था। सिलेंडर लेकर कांग्रेस की जो तमाम महिला कार्यकर्ता थी वो वहीं बैठ गई थी, सरकार को चूड़ियां दिखा रही थी, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। तो ऐसे में आज देखना होगा कि जब उन्होंने कहा है कि वो राजभवन का घेराव करेंगे, पूरे जोर शोर से उग्र विरोध करेंगे, तो देखना होगा कि कितना उग्र विरोध वो कर पाते हैं या क्या उनकी कुछ झड़प देखने को मिलती है पुलिस प्रशासन के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक पुलिस प्रशासन उनको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और कांग्रेसियों ने भी आज देखिए ये प्रदर्शन किस तरीके से खलबली मचाता है आज के दिन में, देखना होगा। बहुत शुक्रिया स्कंदता आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। बड़ी संख्या में दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके लिए 2 दिवसीय इससे पहले उनका गोरखपुर का दौरा, जहां आज उन्होंने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले जनता दरबार लगाया। और सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश रहती है कि जब भी वो गोरखपुर के दौरे पर जाएं, वो सौगात भी देते हैं, साथ ही साथ जनता दरबार भी लगाते हैं और जनता की फरियाद से रूबरू भी होते हैं। आज भी उन्होंने जनता की फरियाद सुनी है और संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द इन फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे के दूसरे दिन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 18 सड़कों का आज शिलान्यास और लोकार्पण का काम किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। खास तौर से जाम की समस्याओं से निजात के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पूर्वांचल में जो जाम की समस्या होती है उससे निजात मिल सके। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इन सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर।
अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, जनता दरबार लगाया गया, जनता की फरियाद सुनी गई और लगातार, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर भी करते हैं कि जो फरियादी हैं उनकी समस्या जल्द से जल्द उसका निस्तारण भी हो, तो फरियादियों के चेहरे मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से किस तरीके से खिले नजर आए? सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, शायद आवाज ठीक से नहीं आ रही, इसको दुरुस्त कराते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया। जनता की फरियाद से वो सीधा रूबरू हुए। बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में और उन्होंने अपनी फरियाद को रखा। और बड़ी आस के साथ देखिए लोग यहाँ पर आते हैं कि उनके मुखिया जो हैं उनकी बात को सुनेंगे और उनकी जो लंबे समय से परेशानी चली आ रही है उस परेशानी का निजात जो है अब मुख्यमंत्री ही करा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ लोग वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में उसी गंभीरता के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ उनके मुद्दों को सुनते हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए हमारे साथ। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से लोगों की आस पर खड़े उतरने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है? चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी अपडेट जहां जनता दरबार में जनता की फरियाद को सुना गया। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया कि जल्द से जल्द जो फरियादी हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो इसी बीच आज करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, जहां बड़ी सौगात महोबा में भी वो देने वाले हैं, बुंदेलखंड वासियों को सौंपने वाले हैं, 4 लेन हाईवे की सौगात देने वाले हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम के जरिए अपनी प्रतिबद्धता, सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको भी दर्शाते हैं। तो एक तरफ जनता की फरियाद पर उनका ध्यान और दूसरी तरफ जनता के मुद्दों पर ध्यान, जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए सौगात के जरिए, ये इन कार्यक्रमों के जरिए देखने को मिलेगा। दिल्ली से अब खबर, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के इस चरण के भी हंगामेदार होने के आसार हैं। 6 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। इस सत्र में करीब 17 बैठकें होंगी। वित्त विधेयक समेत दूसरे लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में सरकार है। वर्तमान में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित हैं, जिन पर चर्चा की जाएगी इस दूसरे चरण के दौरान भी। तो ये भी जो सत्र है दूसरे चरण का, वो भी बेहद ही ज्यादा हंगामेदार रहने के उसके आसार बने हुए हैं, क्योंकि तमाम विधेयकों पर चर्चा इस दौरान की जानी है। तो करीब इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। वित्त विधेयक समेत दूसरे लंबित हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरुआत हो रही है। बजट सत्र के इस चरण के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का ये दूसरा चरण, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? 6 अप्रैल तक देखिए अब ये दूसरा चरण चलने वाला है। कई महत्वपूर्ण विधेयक इस दौरान चर्चा का विषय रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? निश्चित रूप से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में ये भी जो चरण है, दूसरा चरण है, ये भी हंगामेदार रहने का आसार है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 6 अप्रैल तक ये जो बजट सत्र है वो चलेगा और कुल करीब 17 बैठकें इस दौरान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था विपक्ष को कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहती है, और लेकिन ये चर्चा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वर्तमान में करीब 26 राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कामकाज के लिहाज से ये बजट सत्र के इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से
कांग्रेस पार्टी है या विपक्षी दल है वो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर कहीं ना कहीं संसद में अपनी बात रख सकती है। और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर विपक्षी दल इस तरीके की बातें रखती हैं तो निश्चित रूप से ये भी बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई जो बड़े नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, इन लोगों पर सीबीआई और ईडी का एक्शन हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आज जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी कहीं ना कहीं माफ करिएगा कल बुलाई थी। तो निश्चित रूप से कई विषयों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार से चर्चा की गई है और सरकार ने भी अपने तमाम जो मंत्री हैं या जो सांसद हैं उनसे चर्चा की है कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम मुद्दों का जवाब देना है और शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से देना है। लेकिन काफी अहम जो है वो दूसरा चरण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई जो विधेयक है उसको भी कहीं ना कहीं पास कराना है, क्योंकि वो कई दिनों से वो लंबित है विधेयक। बिल्कुल, किस तरीके से विधेयक पारित कराए जाते हैं और उसमें कितना हंगामा होता है ये देखना होगा। पीयूष बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, वक्फ मस्जिद हटाने के मामले में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में वक्फ मस्जिद हटाने के मामले में सुनवाई है। वक्फ मस्जिद को हटाने के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो महत्वपूर्ण ये पूरी सुनवाई रहने वाली है। क्या दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दी जाती हैं जहां वक्फ मस्जिद हटाने के मामले में सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में वक्फ मस्जिद हटाने के मामले में सुनवाई है और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। तो हाई कोर्ट में भी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जहां वक्फ मस्जिद हटाने के मामले में ये महत्वपूर्ण सुनवाई बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, पीयूष बने हुए हमारे साथ। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले की, क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चूंकि पिछली बार सुनवाई हुई थी तो तमाम तरीके की जो दलीलें हैं वो दी गई थी। हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने उस दौरान कहा था कि केवल पट्टेदारों के सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये रजिस्टर किया गया। निश्चित रूप से आप देखिए, जिस तरीके से सरकार की ओर से भी पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो गरिमा प्रसाद है, उन्होंने कहा था कि हमें इमारत की सख्त जरूरत है। अदालत के सामने एडवोकेट जनरल ऑफिस में आग लग गई थी, वो यह जल गया है। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। ऐसे में ये जो मामला है आज के लिए सूचीबद्ध किया गया था कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके के जो अगर हम बात करें इलाहाबाद में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में जो मस्जिद है उसको हटाने की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। तमाम तरीके की जो दलीलें हैं वो याचिकाकर्ता की ओर से भी दी जाएंगी और सरकार की ओर से देखना होगा कि क्या कुछ जो पक्ष है वो रखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो तमाम तरीके की जो दलीलें हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आज क्या रुख रखता है अपना इस पूरे मामले को लेकर, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर बना के रखिएगा। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली से अब खबर, सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम मामले में कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज राम रहीम के असली नकली के दावे पर भी सुनवाई होगी। डेरा अनुयायी डॉक्टर मोहित इंसा ने की है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर, जहां या केंद्र और हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया गया है। तो डेरा अनुयायी डॉक्टर मोहित इंसा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। याचिका में केंद्र और हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया गया है। तो सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम मामले में कोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुनवाई। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई ये खबर। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता का कानूनी दांव। शाइस्ता ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, हाईकोर्ट में दाखिल की है अग्रिम जमानत की अर्जी। जमानत अर्जी पर 1 हफ्ते बाद हो सकती है सुनवाई। परिवार को सियासी वजहों से फंसाया गया, ये शाइस्ता का आरोप है। शूटआउट केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। वारदात के बाद से लगातार फरार चल रही हैं शाइस्ता परवीन, लेकिन इसी बीच उन्होंने ये पूरे जो कानूनी प्रक्रिया है उससे बचने के लिए याचिका दायर की है, जमानत अर्जी दायर की है और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सियासी वजहों से परिवार को फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि शूटआउट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। वारदात के बाद से ही
अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। तो जमानत अर्जी डाली गई है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां शाइस्ता परवीन ने जमानत अर्जी डाली है। अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक पांडे प्रयागराज से जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, देखिए किस तरीके से शाइस्ता परवीन ने जमानत अर्जी डाली है और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सियासी फायदों के चक्कर में उनके परिवार को फंसाया जा रहा है और साथ ही शूटआउट मामले से भी वो किनारा करती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जिस तरीके से पुलिस की छानबीन आगे बढ़ रही है, बीच में अतीक अहमद की भूमिका में शाइस्ता परवीन की जो फोटो वायरल होती है शूटर साबित के साथ, उसके बाद से लगातार वो फरार हो रही है। हालांकि इसके पहले भी लगातार वो कहती चली आ रही है कि हमको राजनीतिक विद्वेष के चलते हमको और हमारे परिवार के लोगों को इस हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है और फंसाया जा रहा है। लेकिन स्थिति तब बिगड़ जाती है जब इनकी फोटो वायरल होती है और फोटो वायरल होने के बाद लगातार वो फरार चल रही है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शाइस्ता परवीन भी एक कटघरे में है, संदिग्ध के घेरे में है। पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, कई पहलुओं को, कई बिंदुओं पर उनसे सारी चीजों को समझना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस उनको पकड़ने की हर वो कोशिश कर रही है जिससे आगे का सुराग लग सके। आगे की जो रणनीति बनी थी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, उसमें पुलिस को सफलता मिल सके। इन काफी चीजें हैं जो शाइस्ता परवीन से पुलिस को पूछनी है, लेकिन अभी फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है अग्रिम जमानत की, जिससे वो पुलिस से बच सके। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि हमको फंसाया जा रहा है, राजनीति के लेकर हमको हमारे साथ राजनीति की जा रही है, हमारा और हमारे परिवार के लोगों का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर आगे क्या रुख रहता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। बुलंदशहर से अब खबर, जंगली जानवर के हमले से किसान की मौत। जंगल में बने अपने घर में सो रहा था किसान के गले को फाड़कर खून पी गया अज्ञात जानवर। घटना के बाद इलाके के लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल है। आहार थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद ताहरपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एटा में भागवत कथा का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय संत बाल योगी ब्रह्मानंद महाराज हेलीकॉप्टर से पहुंचे। राष्ट्रीय संत बाल योगी ब्रह्मानंद जी महाराज वृंदावन वालों के सानिध्य में कलश यात्रा निकालकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय जलेसर विधायक संजीव दिवाकर, जलेसर एसडीएम रामनयन सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आवागढ़ के मीशा खुर्द में कथा का आयोजन किया गया। इटावा से अब खबर, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। भरथना क्षेत्र के नगला चुन्नी का रहने वाला था फौजी जितेंद्र यादव। जसवंत नगर कचौरा बाईपास के रेलवे ओवरब्रिज की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मैनपुरी से अब खबर, पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। गोली लगने से 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन पहले मुठभेड़ में बदमाश फरार हो गया था। मौके पर सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। कुरावली थाना क्षेत्र के अंदर बाईपास जीटी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मैनपुरी एसपी विनोद कुमार द्वारा पूरे जनपद भर में लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके और साथ ही अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। इसी को लेकर पूरे जनपद भर में जितने भी सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उन पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है लगातार। उसी को लेकर बीते 2 दिन पहले भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 बदमाश गिरफ्तार हुए थे। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। तो वहीं हम आपको बता दें कि 2 बदमाश मौका पाकर फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कुरावली पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और उनकी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रही थी। इशू को लेकर आज सुबह लगभग 8 बजे जीटी रोड अंडर बाईपास के पास पुलिस को सूचना मिलती है कि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी समय पुलिस को सूचना मिलती है कि जो 2 दिन पहले मुठभेड़ में बदमाश फरार हो गए थे वह वहां से निकल रहे हैं। पुलिस ने लगातार घेराबंदी की और मौके पर सीओ संजय वर्मा, बिचमा थाना पुलिस, कुरावली थाना पुलिस और भी कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस
पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी बीच बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब बदमाश पर फायर किया तो पैर में गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार हो गया। हम आपको बता दें, ये जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है, ये इसका नाम इरफान है और लगभग 8 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस पर लगभग 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी और वहीं आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी एसपी विनोद कुमार द्वारा लगातार जितने भी अधीनस्थ हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जनपद भर में जितने भी बदमाश हैं, वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, उनको तत्काल प्रभाव से जल्द गिरफ्तार किया जा सके ताकि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।